अच्छा, और ये 40 मिनट के बाद ना बेटा हमारा ब्रेक हो जाता है ना, इसमें टाइम इतना ही है मैक्सिमम लिमिट जो है। तो परेशान मत हुआ करो। कुछ लोग नए हैं शायद उनको पता नहीं है। 40 मिनट्स के बाद वो ब्रेक हो जाता है, तो वहीं से क्लास मिलेगी आपको सर जहाँ मेरे को ब्रेक हुआ होगा। पता नहीं था, मैंने बाद में ज्वाइन किया था, मेरे को शेड्यूल्स नहीं पता है कोई सर, बात नहीं, पता कोई नहीं बात था नहीं, सर। 40 मिनट्स का टाइम है मैक्सिमम, है ना, फिर ब्रेक हो जाता है अपने आप ही, वो 10 मिनट्स का। जी ठीक है, सर। चलो देखो आगे। तो प्रथम ब्रह्म रसायन की बात कर रहे थे, हरित की अम्ल की 1:3 का रेशियो, 1000 3000, मात्रा भी याद रखनी है और रेशियो भी याद रखना है, दोनों चीज जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। फिर मिश्री पड़ी है इसमें 1100 बल, ये याद रखना है। तीसरी बात कि तिल और मतलब तेल और घृत दोनों चीजें पड़ी हुई हैं इसके अंदर। उदुम्बर यानी ताम्र का पात्र कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो हमने याद किया, ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर, ब्रह्मा की दृष्टि सीधे ताम्र पर। तो प्रथम ब्रह्म रसायन, दृष्टि यानी दृष्टि प्रदावर्ती, सीधे से सिद्धमहर लेप। ठीक है, तो इन सबको बनाने में ताम्र पात्र का प्रयोग होता है, तो ये चीज भी याद रखोगे। आगे चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि वैखानस, बाल खिल्ले आदि ऋषि थे जिन्होंने पहली बार इसका सेवन किया था। ठीक है, तो मतलब इसको प्रचारित करने के लिए, जैसे होता है चीजें हम किसी के नाम से फेमस करते हैं, कि कोई ऐड कर रहा है सौरव गांगुली मान लो, और सोना चांदी च्यवनप्राश आता है। ठीक है, उसी तरह से आचार्यों के नाम से इस योग को फेमस किया गया होगा, कि भाई इन ऋषियों ने भी इसको खाया था, इसे खा के यंग बन गए थे, कि आपको भी खाना चाहिए ऐसा करके। तो आप ऋषियों का नाम चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि स्पेशल टॉपिक का नाम दिया है कि चरक के अनुसार रसायन वाजीकरण, है ना, तो याद होनी चाहिए चीजें भी आपको। तो वैखानस, बाल खिल्ले ऋषियों ने सबसे पहले इसका सेवन किया था। आगे देखें। नेक्स्ट है द्वितीय ब्रह्म रसायन। द्वितीय ब्रह्म रसायन में आंवलों की संख्या कितनी है? 1000। द्वितीय ब्रह्म रसायन में आंवले 1000, 1000। इसका कह रहे हैं कि आंवले जो है इनका स्वेदन किया जाता है। किस विधि से स्वेदन करते हैं, इस पे सवाल आ चुका है। तो जो लिखा है शब्द पिष्ट स्वेद विधि, इसको याद कर लेना। पिष्ट स्वेद, पिष्ट स्वेदन यंत्र होता है, मतलब उसकी सहायता से करते हैं, तो इसका नाम यही है, पिष्ट स्वेद विधि। तो आप याद रखोगे कि आंवलों का स्वेदन कराना है पिष्ट स्वेद विधि से। ठीक। यही एक पॉइंट लिखा हुआ है कि धातु भस्म निर्माण विधि पहली बार वाग्भट ने दी थी, आपको पता है। चरक सुश्रुत में धातुओं का सूक्ष्म चूर्ण इस्तेमाल हुआ है, और भस्म के रूप में सिर्फ काष्ठ औषधियों की भस्म आई है, वहां धातुओं की नहीं आई है। ठीक है। इस योग के अंदर जो आजकल हम बात करते हैं कि सोना चांदी च्यवनप्राश, तो देख लो, यहाँ भी डाल दिया स्वर्ण रजत ताम्र लौह प्रवाल, ये चीजें हैं। तो इनकी मात्रा कितनी है? 1/8 भाग ये पड़े हुए हैं। तो याद कर सकते हो अष्टमांश, इनको इस्तेमाल किया जाता है इसमें। गुणों की अगर बात करें, इस रसायन के सेवन से क्या लाभ मिलता है, तो लिख रहे हैं, धरणी धर सारश्च वायुना सम विक्रमा, सा भवत्य आविषम चास्य गात्रम संपद्यते विषम। तो धरणी धर सारश्च, श्लोक पहले याद करना है, हिंदी तो याद करनी है। तो कह रहे हैं पर्वतों के समान व्यक्ति की धारण शक्ति हो जाती है, मतलब जो चीजें आपने मान लो पढ़ी सुनी उनको याद करने की। ठीक है। उन्हीं के समान वायु के समान आपका विक्रम हो जाता है, मतलब पराक्रम। अगर शरीर पर गलती से भी विष लग जाए या फिर विष का सेवन कर लिया जाए, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता अंगों पर। गात्र संपद्यते आविषम। ठीक है। ये क्वेश्चन रिसेंटली 2 साल पहले एआईपीजीटी में पूछा था, कि चंद्र आदित्य समद्युति, कि चंद्रमा के समान आदित्य के समान व्यक्ति की द्युति हो जाती है। द्युति मतलब आभा उसके, कि चंद्रमा और सूर्य की तरह। किस रसायन के सेवन से? जो द्वितीय ब्रह्म रसायन, याद रखेंगे। सत्वम आर्षम, तो ऋषियों के समान सत्व हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। मैं देख लेता हूँ बेटा कुछ और जरूरी पॉइंट तो नहीं है इसमें। ये लिख सकते हो पॉइंट इसके अंदर, द्वितीय ब्रह्म रसायन में लिखा है कि ये द्रव्यों को तैयार करके ना एक मटके के अंदर लिखा है उन्होंने कि दबा देना है भूमि के अंदर, तो वो टाइम लिखा है पक्ष, तो लिख लोगे 15 दिन तक। 15 दिन तक भूमि में दबाकर रखना है मटके को, जो कलश है उसको 15 दिन तक भूमि में दबाकर रखना है, ये पॉइंट लिख लोगे आप। ठीक है। और मैं बेटा देख लेता हूँ कुछ और जरूरी है क्या। इसमें पथ्य लिख लो इसके बाद कि लिख लो, लिखो योग के पचने के पश्चात, मतलब जब इसका पाचन हो जाए, व्यक्ति खा ले जब उसको,
तो उसके बाद पथ्य क्या है, तो लिखेंगे षष्टिक पैसा, यानी 60 चावल दूध के साथ। षष्टिक और पैसा, पै दुग्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है च्यवनप्राश। तो पहले जो नंबर लिखे हैं आपको सीधे याद करने हैं कि च्यवनप्राश में 39 द्रव्य इस्तेमाल हुए हैं, 36 द्रव्यों का क्वात किया गया है इसके अंदर, 6 प्रक्षेप द्रव्य हैं, आंवलों की संख्या 500 है। बनाने में इसको गाय का घी और तिल का तेल दोनों लेने हैं इक्वल अमाउंट में, प्रत्येक की मात्रा 6 पल। और शारंगधर ने मात्र घृत के अंदर इसको बनाया है। पहले तो बेसिक पॉइंट्स इनको याद रखना है। च्यवनप्राश 39 क्वात किया गया 36 द्रव्यों का, 36 द्रव्यों का क्वात किया गया। प्रक्षेप द्रव्य है 6। प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है कि पूरा योग आपने तैयार कर लिया और लास्ट में ऊपर से कुछ चूर्ण होते हैं, जैसे आपने क्वाथ वगैरह में भी देखा होगा, शारंगधर जो हमने पढ़ी थी, तो वहां भी थे प्रक्षेप द्रव्य। ठीक है, तो इनकी संख्या है 6। तो 39, 36 का क्वाथ और 6 है प्रक्षेप द्रव्य। आंवलों की संख्या यहाँ 5,000 है, पीछे 3,000 देखे थे आपने प्रथम ब्रह्म रसायन में। गोघृत तिल का तेल दोनों पड़े इक्वल अमाउंट में, 6 पल। शारंगधर ने मात्र घृत के अंदर इसको भूना है। नेक्स्ट सर अगर बात, यहाँ आंवले 500 लिख सर रहे आंवले हैं, 500। 5,000। क्या बोल रहे हैं बेटा? आंवले कर आंवले चार सौ च्यवनप्राश है, में 500 5,000। आंवले रहते हैं सर। हाँ, तो मैंने कितने कहा? अब 5,000। मैंने 5,000 कह दिया, चलो गलती से बोल दिया होगा, पता नहीं, सॉरी। अगर बोल दिया मैंने ऐसा तो 500 है, ठीक है। ठीक है बेटा, गलती हो गई होगी, पता नहीं चला मुझे। तो आंवले की संख्या 500 है, वो तो लिखिए यहाँ, देख सकते हो। ठीक है, गोघृत तिल तेल दोनों है इक्वल अमाउंट के अंदर, और शारंगधर ने इसको मात्र घृत में भूना है। ठीक। अगला पॉइंट लिखा है कि चरक ने अष्टवर्ग के 5 द्रव्य यहाँ इस्तेमाल किए हैं। अगर आपको याद नहीं है अष्टवर्ग के द्रव्य, पहले उनके नाम लिख लो, क्योंकि वो पूछ लेता है। ठीक है, महाकषाय में है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से क्लास की होगी तो उनको सूत्र स्थान भी पढ़ा दिया था मैंने, तो उनको याद होंगे। लिख लेंगे जल्दी से। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली और रिद्धि वृद्धि। ये 8 द्रव्य होते हैं, अष्टवर्ग कहलाता है, भाव प्रकाश का अष्टवर्ग है ये। ठीक है। तो चरक ने क्या किया कि अष्टवर्ग में से 5 ही द्रव्य डाले हैं च्यवनप्राश के अंदर। महामेधा, क्षीर काकोली और वृद्धि, इनको नहीं डाला है। तो हम याद रखते हैं कि जो बड़े नाम वाले द्रव्य हैं, जैसे मेधा महामेधा है ना, तो महामेधा नहीं लिया। काकोली शीर काकोली, तो शीर काकोली नहीं लिया। रिद्धि वृद्धि, अब वृद्धि का तो नाम ही है वृद्ध यानी बड़ा, तो वो नहीं लिया। क्लियर, ये 3 हटा दिए। बाकी जीवक ऋषभक है, मेधा है, काकोली है और रिद्धि है। ये 5 द्रव्य उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। क्लियर। शारंगधर ने 7 द्रव्य डाले हैं, इनमें से वृद्धि नहीं लिया सर। तो जिसका नाम ही वृद्ध है, मतलब वो नहीं लिया उन्होंने, शारंगधर ने वृद्धि। चरक ने जो भर्जन किया है इसका, घृत और तिल तेल दोनों में किया है, और शारंगधर ने सिर्फ घृत के अंदर भर्जन किया है। यहाँ 2 शब्द देख पा रहे हो, जनरली आपको मिलेगा गतरस और जातरस। इस पर भी सवाल आया हुआ है। तो गतरस शब्द है अवलेह के रेफरेंस में, अवलेह के रेफरेंस में। और जातरस शब्द आया है आसव अरिष्ट के रेफरेंस में। इनका मतलब एक ही है। गतरस का मतलब ही है कि आपका जो योग है उसमें जो जो द्रव्य इस्तेमाल हुए हैं उनके रस आ जाए या उनका टेस्ट आ जाए। और जात रस का भी यही मतलब है कि जो द्रव्य है उनका टेस्ट डेवलप हो गया, मतलब वो आने लगा टेस्ट, तो जात रस हो गया। लेकिन गत रस अवलेह में मिलता है और जात रस आसावरिष्ट में। याद करने के लिए हम याद रखते हैं अवगत जो शब्द होता है ना, अवगत। जैसे एप्लीकेशन लिखते हो ना, किसी को कहते हैं कि आप कृपया अवगत हो जाए इस विषय से, तो अवगत यानी अव से अवलेह, और गत मतलब गतरस, तो अवलेह में गतरस है और आसावरिष्ट के अंदर जातरस शब्द है। शुभम, आसवरिष्ठ में अंतर क्या है? शुभम, कुसुम। हम्म, सर अरिष्ट में अग्नि का संयोग होता है सर, तो आपको माफी ठीक संभाल है, तो करते हैं। अरिष्ट में अग्नि का संयोग होता है, अधिक गुणकारी होते हैं अरिष्ट आसव के कंपैरिजन में, याद रखोगे। दूसरा मुझे बता दोगे यही, श्वेता, श्वेता, अवलेह की परीक्षाएं क्या क्या हैं? अवलेह की परीक्षाएं। सर एक निर्मंजन होता है, और
ठीक सिर्फ है 3 है इसकी। पानी थे। बेटा, आराम से सोचो, आराम से बताओ। परीक्षाएं मतलब कि ये ठीक से बना है नहीं बना है। एक आपने सही बोली परीक्षा की निमज्जन, कि जल में वो बूंद जो है डूब जाएगी अब लेगी, वो ठीक है आपका शब्द। अगली बोलो, और कौन सी सर परीक्षा बता रहे हैं? सर अंगुली से मुद्रा का पीड़न होना। उंगली मुद्रा बन जाना, है ना, वहां पे इंप्रेशंस आ जाते हैं फिंगर्स के। फिंगरप्रिंट कहने का मतलब एक तरीके से आ जाते हैं, ठीक है। और सर एक तंतुबद्ध होना और स्थिर होना। अच्छी बात है ना, कि बूंद को गिराएंगे उसकी तो वो स्थिर होगी, फैलेगी नहीं, और तंतु के समान खिंच के आएगा। तो ये परीक्षाएं होती हैं कुछ, तो इनको याद रखोगे, ठीक है। अच्छी बात है बेटा। परेशान नहीं होना, जब सवाल पूछा जाए रिलैक्स होना है पहले, फिर आंसर देना आराम से। आपको आता होगा तभी पूछ रहा हूँ मैं। क्लियर? आगे देखोगे। तो नेक्स्ट अभी च्यवनप्राश के गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। कास श्वास हर, विशेषण उद्देश्यते। तो चरक का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 70 है आपकी बुक में। तो यहाँ अगर श्लोक देखोगे, शुरुआत हुई है कास श्वास हर। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, अगर आचार्य ने कोई बात पहले लिखी है तो हम उसको ज्यादा जरूरी मानते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके सामने सवाल आ जाए कि बताओ च्यवनप्राश का प्रयोग इनमें से कहाँ करते हैं, अब मान लो सारी कंडीशन जो यहाँ लिखी है उसने लिख दी, कि काश में, श्वास में, यहाँ लिखा है शीर्ण शत, है ना, शीर्ण शत के रोगियों को, और फोर्थ लिख दे मान लो कि बालकों में अंग वर्धन के लिए। तो आंसर क्या लगाओगे? कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा। तो आचार्य ने जिस क्रम में लिखा है ना, उसके हिसाब से गाइड में ऐसा क्वेश्चन का आंसर ऐसे लगवाते हैं वो, कि जो पहले बात लिखी है वो हमारे लिए मेन है। तो आपको फिर कास आंसर लगाना है। अगर एक ही कंसिडर करना हो कोई आंसर तो कास लगाओगे। च्यवनप्राश कहाँ देना है? कास के अंदर। तो इसको भी याद कर लेना, बाकी देख लो जनरल स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, कि कास श्वास हर होता है शीर्ण शत के रोगियों में, वृद्धों में, बालकों में, उनके अंगों को बढ़ाने वाला, हृदय रोगों में, वात शोणित यानी वात रक्त जो डिजीज है उसमें यूजफुल है। ठीक है, मैं एक बार हिंदी या श्लोक ही कहूँ तो पढ़ दे रहा हूँ। तो लिखा है का श्वास हरश्चैव विशेषण उद्देश्यते क्षीण शता नाम वृद्धा नाम बाला नाम च अंगवर्धनम। ये श्लोक रख के पूछा था उसने बीच में, क्षीण शत और ये वृद्धा नाम बाला नाम च अंगवर्धनम। सुवर्शयम उरो रोगम हृदय रोगम वात शोणितजम पिपासाम मूत्र शुक्र स्थान दोषाश्चाप्य अपकर्ष्यते अस्य मात्रां प्रयुंजित यो उपरुन्ध्य न अन्नम, ठीक है, अन्न भोजनम ना भोजनम अस्य प्रयोगा चवना सुवृद्धो भूत पुनर्युवा मेधा स्मृति कांतिनाम। ठीक है। तो बेटा दो तीन और जरूरी बात निकल के आई जो यहाँ लिखी नहीं है, उनको जल्दी से लिख लोगे। एक तो यह है कि च्यवनप्राश की मात्रा कितनी होती है। आशु, कितनी मात्रा होती है अवलेह की? अनंत, अवलेह की मात्रा किसको पता है अवलेह की मात्रा? सर 4 तोला। एकड़। 4 तोला। एक पल। एक पल सर। एक पल है मात्रा, है ना। और यादव जी के अनुसार? एक। 1 तोला। एक तोला, है ना, व्यवहारिक मात्रा या मध्यम मात्रा। ठीक है बेटा, तो एक पल की मात्रा है। ठीक है, लेकिन च्यवनप्राश के बारे में क्या लिखा हुआ है लिख लोगे सामने। च्यवनप्राश की मात्रा में लिखा हुआ है कि इसकी मात्रा वो है जो भोजन में बाधा ना उत्पन्न करे। मतलब ऐसा नहीं हो कि च्यवनप्राश खाने के बाद आप कहो कि आज खाना नहीं खाऊंगा, च्यवनप्राश खा लिया मैंने। ठीक है, तो वो मात्रा है जो भोजन की मात्रा में कोई बाधा उत्पन्न ना करे। एक बात। दूसरा लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका नाम च्यवनप्राश क्यों पड़ा? क्योंकि च्यवन ऋषि ने इसका सेवन किया था पहली बार। ठीक है, च्यवन ऋषि ने सेवन किया इसलिए इसको च्यवनप्राश कहते हैं। वो इसको खा के यंग हो गए थे, तो पूरी कहानी है। एक और बात है, जनरल स्टेटमेंट है, वो समझ लो आप। देखो हम जितने भी योग पढ़ेंगे यहाँ चिकित्सा स्थान में, रसायन चैप्टर के अंदर, उन सबका सेवन ना एक ही टेक्निक से करने को कहा गया है, कुटी प्रावेशिक विधि से। सिर्फ एक रसायन है स्पेशली जो हम पढ़ेंगे, जो वातातपिक विधि से है। आगे बात करेंगे, ठीक है, जब कर प्रचिति अध्याय पढ़ाऊंगा तो वहां उसकी बात करेंगे। फिलहाल याद रखो कि जितने भी योग आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो उन सबको आपको कुटी प्रावेशिक विधि से ही खिलाना है। तो खैर, नेक्स्ट आता है आम्लक रसायन। तो आम्लक रसायन में कह रहे हैं इसके सेवन काल में अन्न सेवन का त्याग कर देते हैं। अगर भूख लगे तो दुग्ध का प्रयोग किया जा सकता है। जनरली आंवलों के साथ खट्टी चीजें मना है। आंवला मतलब कोई भी खट्टी चीज लोगे तो उसके साथ ना दूध का सेवन नहीं किया जाता, विरुद्ध होता है। क्योंकि दुग्ध जो है वो शीत है गुणों में, है ना। अगर आंवला देखोगे तो अग्नि महाभूत होती है आंवले के अंदर, उस तरह साथ नहीं लेते अम्ल चीजों के साथ। लेकिन यहाँ पे
अन्न का सेवन मना किया गया, भूख लगने पर दुग्ध का प्रयोग बताया गया। तो स्पेशली याद रखना है इसको, इसमें लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आम्लक रसायन में दूध लेना है। नेक्स्ट लिखा है हरितक्यादि योग। हरितक्यादि योग, ये है आपका श्लोक नंबर 76। तो इसकी मात्रा बता रहे हैं, पाणितल मात्रा में लेना है, कोई खास बात नहीं। चतुर्थांश लोह चूर्ण भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, और विष प्रभाव को हरने वाला होता है। सवाल नहीं बनते, देख लोगे बस। रसायन प्रथम पाद, रसायन नाम सिद्ध नाम आयुर्या नाम। एक मिनट बेटा, ये श्लोक है श्लोक नंबर 81, बिल्कुल लास्ट में लिखा है आपकी बुक्स के अंदर। तो ये लिखा है कि इस चैप्टर के अंदर जो योग बताए गए हैं ना पहले पाद के अंदर, उससे क्या होती है, आयु की वृद्धि होती है। तो वो ये लिखा है आयु येन वर्तते, इनसे आयु मिलती है, जो पहला पाद है। इतना याद रख लेना। ट्रिक लिखी है इस चैप्टर के जो योग हैं उनको याद करने के लिए, कि बाबा आंवले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। 6 योग थे ना, 6 7 16 4। तो 6 कैसे हुए, बाबा मतलब प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, दो तो हो गए बा वाले। ठीक। आंवले का च्यवनप्राश, तो आंवला यानी आम्लक रसायन जो आपने पढ़ा था, ये वाला आम्लक रसायन। तो बाबा आंवले का च्यवनप्राश यानी च्यवनप्राश जो पढ़ा आपने अभी, 4 योग हो गए। बाबा आंवले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। तो हरा, इसके 2 योग हैं, एक हरितक्यादि रसायन है, एक यहाँ लिखा हुआ है हरितक्यादि योग, और एक हरितक्यादि रसायन भी है, चाहो तो लिख लो उसका नाम भी, हरितक्यादि रसायन और हरितक्यादि योग। ठीक है, हरा हरा। क्लियर। तो टोटल ये 6 योग हैं। हरितक्यादि योग में देख लेता हूँ, कुछ जरूरी तो नहीं आपके लिए। ऐसा लिख लो, हरितक्यादि योग के आगे विष प्रभाव हर तो लिखा ही है, एक गुण और लिख लोगे इसका, लिखेंगे गात्र अश्मवत स्थिरी भवती, कि शरीर जो है पत्थर के समान स्थिर हो जाता है। गात्र अश्मवत, अश्म यानी पत्थर के समान, गात्र अश्मवत स्थिरी भवती। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो, लिखो इसका प्रयोग, इस रसायन का प्रयोग 3 वर्ष करने के लिए कहा गया है। 3 वर्ष, हृतक्यादि योग 3 वर्ष तक यूज करने के लिए इसको कहा गया है। ठीक है। यहाँ एक श्लोक लिखा है भाव प्रकाश का, हरित की काफी बात हुई चैप्टर के अंदर। कह रहे हैं भाई हरित के समान ही होता है धात्रिफल। धात्रिफल पर्याय है आंवले का, कि हरित की और आंवला जो है एक जैसे हैं, लेकिन अंतर कितना है, कि आंवला जो होता है वो रक्त पित्त को हरने वाला, प्रमेह को हरने वाला, ठीक है, वृक्ष है और रसायन है। मतलब हरित की से ज्यादा है इन गुणों के अंदर। हरित की समम धात्रिफलम किंतु विशेषता रक्त पित्तम प्रमेयगनम परम वृक्ष रसायनम। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आंवले में ये गुण ज्यादा श्रेष्ठ है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाओगे द्वितीय पाद। चैप्टर का नाम प्राण काम्य अध्याय। ट्रिक याद आ रही होगी, हमारी ट्रिक थी आपका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आंवले में कौन से गुण ज्यादा, एक बार रिपीट करेंगे? ये जो लिखे है ना लास्ट में, रक्तपित्त प्रमेह वृश्यता और ठीक रसायन, है सर। ये रक्तपित्त को हरने वाला, प्रमेह को हरने में ज्यादा बेहतर है, वृश्य ज्यादा है और रसायन गुण में भी ज्यादा है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक। तो सेकंड बात है बेटा, ट्रिक थी हमारी आपका शैम्पू। तो पहला चैप्टर आपने देखा, क्या नाम था पहले चैप्टर का? अभी अभी आंवले हम योग सर में भी आगे। की। हाँ, फिर से बोल दो एक बार। अभी हम लोग ब्राह्मण अब अभ्या आम्ल की। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, कहाँ थे हम? सॉरी, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, हाँ ठीक है। तो द्वितीय पाद, चैप्टर का नाम प्राण काम्य। पहला चैप्टर आपने बताया अभ्या आम्ल की अध्याय, ठीक है। सेकंड है प्राण काम्य अध्याय आपका, और के से क्या है, तीसरा चैप्टर बोलो। कर कर परिचित है। परिचित है। कर परिचित है। और लास्ट में, लास्ट में ए जो लिखा है उससे क्या है, आयुर्वेद आयुर्वेद समाधान। ठीक है ना। तो इनको याद रखना, इसका भी इंपॉर्टेंस आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, आगे देखते हैं। तो प्राण काम्य अध्याय, तो सभी शारीरिक रोगों का कारण ग्राम्य आहार को माना गया। तो कहानी क्या थी, कि ऋषि जो थे वो ऋषि हिमालय पर रहते थे, उनको रोग नहीं होते थे। लेकिन पहली बार कुछ ऋषि जो है, होता है कि उतर के आगे गांव की तरफ, तो उन्होंने देखा गांव में लोग बड़े बीमार पड़ रहे हैं, तो उनको चिंता हुई उनके बारे में। ठीक है।
तो उन्होंने देखा क्यों बीमार पड़ रहे हैं कि ये ग्राम्य आहार का सेवन करते हैं। ग्राम्य आहार मतलब गांव में क्या क्या चीजें घरों में बनाई जाती हैं, प्लस फर्टिलाइजेशन जो आप करते हो चीजों का, क्रॉप्स अपनी जो उगाते हो, उसमें खाद वगैरह डालते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई जिनसे रोग हो रहे थे, देखा उन्होंने। तो आपको अगर सवाल पूछे कि रोगों का कारण क्या है, तो ग्राम्य आहार, इसको याद रखना। ठीक है, फिर देखेंगे इस चैप्टर के योग पे आ जाता है। तो नाम लिखा है आम्लक घृत। आम्लक घृत, चीनी और मधु, मतलब शर्करा और मधु पड़े 1/4 भाग। रजत, स्वर्ण, घृत, भावित मिट्टी का पात्र है। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें भी, वही गोल्ड, स्वर्ण, रजत, ताम्र वगैरह पड़े हुए हैं। और घृत भावित मिट्टी का पात्र है। गुण देखो, इसके गुण जरूरी हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। तो लिख रहे हैं बृहत शरीरम गिरिसार सारम, स्थिरेंद्रियम चा अति बलेंद्रियम चा। ठीक है, तो शरीर जो होता है बड़ा हो जाता है, गिरिसार सारम, पहाड़ों के समान, पर्वतों के समान सार आ जाता है शरीर में। इंद्रियां स्थिर होती हैं, और व्यक्ति बलवान हो जाता है। तो यह है आम्लक घृत का गुण, बस इतना ही याद रखना है आपको, डिटेलिंग में नहीं जाओगे। ठीक है, इतना ही सिर्फ। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर भी आपके लिए कुछ जरूर निकलता है तो। मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ सुन लोगे। उत्तम भूमि में और अपने नियत समय पर उत्पन्न आंवला, जिसकी गंध, रूप और रस विकृत न हुए हो, तथा जिस आंवले में पूर्ण रूप से रस, प्रमाण और वीर्य वर्तमान हो, ऐसे आंवले के स्वरस और उसके चतुर्थांश गधे पूर्णा, मतलब पुनर्नवा, उसके कल्प से गोघृत एक आढ़क सिद्ध करें। इसके बाद विदारी कंद के स्वरस और जीवंती के कल्प के साथ पुनः उस घृत को सिद्ध करें। उसके बाद चारूना, गाय का दूध और बरियारे यानी बला का मूल, अति बला, ये सब द्रव्य घृत के साथ सिद्ध करें। इस प्रकार तीनों विधियों में एक विधि से 100 बार या 1000 बार इस घृत को सिद्ध कर चीनी और मधु चतुर्थांश मिलाकर स्वर्ण के पात्र में या चांदी के पात्र में या घृत भावित दृढ़ पवित्र मिट्टी में रख दें। अच्छा, ठीक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है इसमें, ऐसे आपको जो रटनी हो आगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे आम्लक अवलेह। नेक्स्ट योग है आम्लक अवलेह, श्लोक नंबर 7 आपकी बुक्स के अंदर। आंवलों की मात्रा ही है बस जो जरूरी है वो देख लोगे। 1000 आंवले इस्तेमाल हुए हैं, और भले ही आंवला कबले नाम है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 1000 पिपली भी है। 1000 आंवले हैं, 1000 पिपली हैं। सेवन कब करना है इसका, तो प्रातः काल सेवन करने की बात आई है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लो बल्कि, लिखो द्रव्यों को, मतलब द्रव्यों के कलश को 6 माह भूमि में गाड़ दें। 6 माह तक भूमि में गाड़ने की बात आई है। ठीक है, 6 माह तक। आगे चले, नेक्स्ट है नाग बला रसायन। नाग बला रसायन है तो चैप्टर में और भी, लेकिन इतना जरूरी है नहीं। एक आम्लक चूर्ण है, एक विडंग अवलेह है ना, सारे नहीं लिखे हैं मैंने, जो जरूरी वाले हैं वही लिखे हैं। एक और है आम्लक अवलेह। फिर है नागबला रसायन, श्लोक नंबर 11 है आपके बुक्स के अंदर। तो नागबला रसायन तो जांगल देश में बात कर रहे हैं, जहां से इसको लेना है नागबला को, कि जांगल देश की भूमि से इसको लेना है। तपसी तपस्या माँ से शुचि प्रयता, कि तपसी तपस्या इस मास में पवित्र होकर, ठीक है, शुचि प्रयता यानी पवित्र होकर व्यक्ति इसको ग्रहण करे, ऐसी बात लिख रहे हैं। तो कौन सा मास पड़ेगा, ये वाला तपसी तपस्या। शिशिर 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 का डिवीजन है, तप तपस्या सह सहस्त्र, ऐसा पढ़ते हैं ना, ध्यान आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे देखोगे चरक का नागबला कल्प बताया हुआ है शतशील के अंदर, इसको भी चाहो तो याद कर लो कि चरक ने नागबला कल्प का प्रयोग बताया है शतशील के अंदर, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 चरक चिकित्सा में। ठीक है, ये संग्रह की बात है, आप मत देखो, रहने दो। नेक्स्ट आ जाओगे भल्लातक रसायन। भल्लातक उष्ण औषध होती है, इसको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, शुचि शुक्र में इकट्ठा करना है। तो बोलो कौन सी ऋतु लगेगी शुचि शुक्र। ग्रीष्म ठीक है, तो याद रखना बेटा, जिनको नहीं याद है जाके चैप्टर पढ़ लेना। चैप्टर नंबर बोलो कौन सा मिलेगा, ऋतुओं का डिवीजन, चरक स्थान, चरक सूत्र स्थान में 6 में है सर। 6 नंबर चैप्टर। ठीक है, 6 चैप्टर। जाके देख लेना, अगर भूल गए हो, बहुत लोग पक्का भूल गए होंगे मैं जानता हूँ, है ना, बोलेंगे नहीं, अभी वही है कि अभी तो शांत हो जाएंगे डर के, और बाद में फिर ये चीज नुकसान करेगी। तो जाके देख लेना चैप्टर नंबर 6 को हल्का सा। इसका प्रयोग कह रहे हैं सह सहस्य, यानी 4 माह के बाद शुचि शुक्र में इकट्ठा करना है, सह सहस्य में यूज करना है। इसको ही बोल दो, कौन सा मास लगेगा, सह सहस्य। हेमंत ठीक है, तो हेमंत। हेमंत। ठीक है, हेमंत ऋतु लगेगी। आगे चलेंगे,
अश्वगंधा मूल, उसको कह रहे हैं शिशिर ऋतु में इकट्ठा करना होता है अश्वगंधा को, और स्नोही को शिशिर ऋतु के अंत में। ये दोनों भी याद रखोगे। अश्वगंधा को इकट्ठा करना होता है शिशिर ऋतु में, और स्नोही को शिशिर ऋतु के अंत में, शिशिरांत। नेक्स्ट आ जाइए। चरक ने कहा कि भलातक का प्रयोग किस तरह शुरू करना है, कितनी मात्रा ले जानी है मैक्सिमम, और कितने दिनों तक यूज करना है, यानी पूरा प्रयोग करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देख पा रहे हो 10 भलातक से स्टार्ट करते हैं। जब हम कल्प रूप में कोई चीज खाते हैं ना, तो उसमें कोई मात्रा होती है, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, तो उनको आप एक मात्रा से स्टार्ट करते हो, है ना। फिर धीरे धीरे उसकी मात्रा अगर बढ़ानी है तो बढ़ाते हो, और फिर जब छोड़ते हो तो भी टेपर करके छोड़ते हो, धीरे धीरे करके उसको छोड़ते हो। तो उसी तरीके से कल्प का प्रयोग होता है। तो 10 भला तक से शुरू करना है। ये पूरी प्रोसेस है, आप पढ़ना चाहो बुक में दी हुई है, बेटा सवाल नहीं आता तो हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 13 है, जिसका मन हो देखने का जाके देख सकता है। तो वहां पूरा उन्होंने बता रखा है कि पहले दिन 10 आम ले लो, माफ करें भल्ला तक लो, फिर दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, ऐसी संख्या बढ़ा रखी है, उतना नहीं जाना हमको डिटेल में। तो 10 भला तक से शुरू करना है, मैक्सिमम 30 तक जाएगी मात्रा, उसके बाद कम करते हुए दोबारा 10 पे ले आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक। और इस पूरे प्रयोग को करने में 55 दिन का समय लगता है। आपको ये बात याद होनी चाहिए। सुश्रुत वाग्भट आपके लिए जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जा रहा आपसे, तो ये जरूर याद रखेंगे। चरक 10 भला तक से स्टार्ट करते हैं, 30 तक जाते हैं, और 55 दिन में ये पूरा प्रयोग खत्म हो जाता है। 10, 30, 55 बिल्कुल रट लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स हैं भल्ला तक के बारे में, वो लिखवा रहा हूँ, उनको लिख लोगे, बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एक तो सामने लिखो पहले, लिखो भल्ला तक, भल्ला तक का अनुपान लिखेंगे। शीतल जल, लिख लो शीतल जल, और नारिकेल उदक, नारियल का पानी, नारिकेल उदक, यानी उष्ण जल नहीं लेते इसके अनुपान में, नारिकेल उदक, ठीक है। इससे अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, भल्लाता का कोई प्रयोग करे उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई देने लगे, जैसे त्वचा के ऊपर आपको रक्त वर्ण के कुछ कह लो चकत्ते, अगर हिंदी में बोलूं तो, या कुछ भी इस तरह की चीज दिखाई दे, कोई रिएक्शन डेवलप हो जाए, इन्फ्लेमेशन दिखाई दे, तो उन सारी कंडीशंस के अंदर क्या करना है, नारिकेल का ही प्रयोग कराते हैं, नारियल का, नारियल पानी। दूसरी बात है, भल्लातक का शोधन बहुत पूछता है किससे कराता है, तो लिख लोगे इष्टिका चूर्ण, ईंटों का चूर्ण जो होता है ना, उसमें दबा दिया जाता है इसको। तो भल्लातक शोधन इष्टिका चूर्ण से, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, आगे चलोगे। ये जो भल्लातक प्रयोग करा रहे हैं हम, 10 से लेके 30 तक संख्या जा रहे हैं, तो इस बीच में कुल कितने भल्लातक का यूज होता है, तो कह रहे 1000 भल्लातक का सेवन करते हैं। इसके बाद 2 गुने समय तक दुग्ध का सेवन, इसका मतलब है कि पथ्य का प्रयोग जो करना है, वो जितना समय लगा आपको भल्लातक के प्रयोग में, जैसे 55 दिन लगे, उसके दुगने टाइम तक, यानी 110 दिन तक आप पथ्य का पालन करोगे। ये एक जनरल रूल है, याद रखना, ठीक है। 2 गुने समय तक कोई भी प्रयोग करने में जितना टाइम लगता है, उसके 2 गुने समय तक, ये जनरल रूल है, इसको याद रखेंगे आप। तो 1000 भल्लातक का सेवन करना है, और 2 गुने समय तक दुग्ध का सेवन करना है। इस चैप्टर के अंदर भल्लातक के कुल 10 प्रयोग बताए गए हैं, मतलब भल्लातक को 10 अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। देखना चाहो तो श्लोक नंबर 16 है, मैं एक बार नाम बोल देता हूँ आपके लिए। तो एक है भल्लातक सर्पी, भल्लातक शीर, भल्लातक शोध्र, गुड़ भल्लातक, भल्लातक का यूष, भल्लातक का तेल, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण, भल्लातक तर्पण। क्लियर। तो 10 अलग अलग तरीके से यूज किया गया है, तो नंबर याद रखोगे कि चरक ने भल्लातक के कुल 10 प्रयोग बताए हैं। और एक सवाल एग्जाम में ऐसा बना चुका है कि इनमें से किस विधि से भल्लातक का प्रयोग नहीं किया गया, है ना। तो उसमें ऑप्शन जो दिए गए थे, 3 ये वाले ऑप्शन थे, फोर्थ था जो इनमें से है। तो हम उसको याद कर लेते हैं, आपका मन हो तो क्वाथ, चूर्ण या यवागु के रूप में यूज नहीं किया गया। इसके लिए शब्द लिखा है यहाँ केचुआ, अर्थवोम जो होता है, यानी क्वाथ, फिर चूर्ण, फिर केचुआ, मतलब या लिख लेना, तो यवागु। तो इस तरीके से यूज नहीं हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट है, देख पा रहे हो आप, कि भल्लातक पलल क्या होता है। तो कह रहे हैं जब तिल कल्क का संयोग हो जाता है तो उसको भल्लातक पलल बोला जाता है। इसको याद रखना, आप सवाल पूछ चुका है। तिल कल्क का प्रयोग होने पर पलल नाम से कहा जाता है कोई योग, तो ये भल्लातक पलल बन जाता है, क्योंकि तिल कल्क इसमें साथ में मिला दिया। भल्लातक के लिए एक श्लोक लिखा हुआ है, कवजो नासो रोगो अस्ति, ना विबंधो अस्ति कश्चन, यम ना भल्लातकम हन्यात शीघ्रम,
मेधा अग्निवर्धनम, कि ऐसा कोई कफज रोग नहीं है जिसको भला तक दूर ना कर दे, ऐसा कोई विबंध नहीं है जिसको भला तक दूर ना कर दे। ठीक है। प्लस मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला है। इस पर सवाल ऐसा भी आ चुका है, किसके लिए कहा गया है, श्लोक रख के। कवजो न सो रोगोस्ति न विबंधोस्ति कश्चम, यम न वृंदा ब्लैंक हन्यात शीघ्रम, ऐसा करके पूछ चुका है। तो याद रखेंगे भल्ला तक के लिए कहा गया है। ये कुछ योग हैं, आगे आप पढ़ोगे, उनके गुण लिखे हुए हैं कि मेधा स्मृति करम शिलाजीत है, मेधा स्मृति कांति करम ये च्यवनप्राश है, मेधा स्मृति ज्ञान बढ़ाने वाला ये इंद्र रसायन है। आपको याद नहीं करना है ना, ये मैंने जबरदस्ती एक्स्ट्रा करने के चक्कर में लिख दिया इसको, तो आप नहीं याद करोगे। भलाता के कुछ पर्याय भी लिखे हैं यहाँ, अग्निक, वीर वृक्ष और शोभकृत, ये सब भलाता के पर्याय हैं, इनको याद रखना, पूछ चुका है। अग्निक, वीर वृक्ष, शोभकृत। भलाता का शोधन आपको बता दिया स्टिका चूर्ण से, बाकी नारिकेल उदक से तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 3, आपका शैम्पू के। तो यहां जो देख रहे हो कर प्रचित्य अध्याय देखेंगे, तो पहला योग लिखा है आम्लक अयस ब्रह्म रसायन, आम्लक अयस ब्रह्म रसायन। तो आंवलों का संग्रह कब करना है, तो कह रहे हैं माघ या फागुन के माह में। ये माघ है बेटा, बीच में कट गया है, माघ है, माघ पूरा कर लेना। माघ और फागुन के मास में कहा गया है। तो ये कौन सा मास लगेगा बोलो, शिशिर। 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 ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आंवले के चूर्ण को आंवला सोरस की 21 भावनाएं देते हैं। अब मैंने आपको शारंत्र के टाइम पे बताया होगा, इससे क्या होता है, अगर मान लो मैं आंवले के चूर्ण को आंवले की भावना दे दूं तो क्या होगा इससे। गुणवृद्धि। ठीक है। गुण की वृद्धि। गुणों का वर्धन। तो जितने गुणों की जितनी वृद्धि होगी भावना इसमें। देते हैं ये माना जाता है उतने ही गुणा, उसके गुण बढ़ जाते हैं। और दूसरा, भावना के लिए सोरस कितना लूंगा मैं, अगर चूर्ण को भावना दे रहा हूँ सोरस से, मान लो आंवले के, बस। गीला बराबर हो से जाए। ठीक है, बराबर। करेक्ट है। तो सिर्फ उसको गीला करना है, आर्द्र करना है, उतना ही लिया जाता है। सवाल आ चुके हैं सब चीजों पे, याद रखोगे। तो कुल यहाँ पर 21 भावना देने की बात आई है, आंवलक चूर्ण को आंवलों की, आंवला सोरस की 21 भावनाएं। 1/8 भाग लोह भस्म इसमें पड़ी हुई है। अगर आपको सवाल एग्जाम में आ जाए कि मान लो इस योग के अंदर लोह कितना पड़ा हुआ है या स्वर्ण कितना पड़ा हुआ है किसी भी योग के अंदर, तो आपने अब तक नोटिस किया होगा, एक जनरल तुक्का हो सकता है हमारा, अगर ऐसी चीज पूछे तो 1/8 आंसर लगाना है। ठीक, तो इसलिए हम इसको याद नहीं करते 1/8। आपसे पूछे तो आप 1/8 के साथ चले जाना, कि कोई चीज कितनी बड़ी है तो 1/8, इस तरह की चीजें। ठीक है। सेवन के लिए कह रहे हैं मधुसर्पी से सेवन करना है। इसका प्रथम प्रयोग वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, अंगिरा, इन ऋषियों ने इसका पहली बार सेवन किया था, इस योग में लिखा हुआ है, ये भी देख लेंगे। ठीक है। एक बार बेटा मैं इसको भी देख लूं, पहला योग जरूरी होता है हमेशा। कुछ जरूरी पॉइंट और तो नहीं आपके लिए। ठीक है, कुछ और नहीं है खास इसमें, आगे चलता है। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, अंगीरा आदि ऋषियों ने इसका सेवन किया था, जैसे हमने देखा था बैखानस बाल खिल्ले पहले रसायन के लिए, है ना, भ्रम रसायन फर्स्ट। तो यहाँ पे भी इसी तरह ऋषियों के नाम के साथ फेमस कर दिया इसको। जरा व्याधि प्रश्न ने बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान। तो जरा यानी ओल्ड एज, व्याधि ये चीजें नहीं आएंगी, नष्ट कर देगा इनको, बुद्धि और इंद्रियों को बल देने वाला योग है। नेक्स्ट आता है केवल आम्लक रसायन, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसी के नाम पे इस चैप्टर का नाम मिल लिया आप मान लो। और जो आपको एक योग बताया था मैंने कि किस योग का सेवन हम वातातपिक विधि से करते हैं, तो यही वाला योग है, स्पेशली याद रखना इसको, केवल आम्लक रसायन। तो देखते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं कि क्या करना है, कि अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला ब्रह्मचारी व्यक्ति मन में गायत्री मंत्र का जाप करते हुए 1 वर्ष इसने उपवास रखा हो, है ना, और उस समय में गायों के बीच में रहा हो, गोसंग उसने वास किया हो। ठीक है। अब क्या करेगा, मतलब जिस, ये चीज पहले कर चुका है, तो अब कह रहे हैं कि अब 3 दिन वो उपवास करे और जाके वातातपिक विधि से इसका सेवन करना है। तो बेटा इसमें 1-2 चीजें और हैं, यहाँ लिखी नहीं है, आप लिख लो, अच्छा ये नीचे लिख दिया, क्रम बदल दिया है। तो इसमें क्या होता है, सुन लोगे थोड़ी सी कहानी। इसमें ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति क्या करेगा, कि 1 वर्ष तक जिसने उपवास रखा हो। अब उपवास का मतलब खाली भूखे रहना नहीं होता है ना, उपवास कुछ भी हो सकता है। उपवास कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, है ना, तो वो भी उपवास ही है। या मान लो किसी ने कह दिया कि भाई मैं 1 वर्ष तक निरंतर जो है मद्य का सेवन नहीं करूंगा, तो मद्य का उपवास कर लिया। तो यहाँ उपवास से मतलब है 1 वर्ष तक जो पवित्र रहा हो, मेनली इस सेंस में है, लेकिन शब्द यही आया कि 1 वर्ष तक उपवास किया हो जिसने,
गायत्री मंत्र का जाप करता रहा हो उस टाइम के अंदर, प्लस गायों के मध्य जिसने निवास किया हो उस टाइम में। ठीक है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, 1 वर्ष उसको हो चुका है, तो कह रहे हैं कि 3 दिन उपवास करके वो जाएगा बाहर। कहाँ जाएगा, गार्डन में जाएगा जहां पर आंवले लगे हुए हैं। तो जाके आंवले का फल अपने हाथों में ले लेगा, मतलब आंवले को हाथों में पकड़ेगा अपने, और गायत्री मंत्र का जाप करता रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप तब तक करेगा जब तक आंवला कैसा ना हो जाए, शर्करा मधु कल्पानी स्नेहवंती मृदुनी चा। इसका मतलब क्या है कि तब तक जाप करेगा जब तक आंवले में अमृत नहीं आ जाएगा, और आंवले में अमृत आ जाने पे पहचान क्या है कि आंवला शर्करा या मधु के समान मधुर हो जाएगा, स्नेहवान हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब ऐसा देखे तब उस आंवले का सेवन कर ले। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे, गायत्री मंत्र का जाप करना है। 1 वर्ष तक उपवास करने की बात आई है, 1 वर्ष तक उपवास करने की बात आई है, ये भी स्पेशली याद रखोगे। वातात्विक विधि से सेवन करना, ये सबसे मेन है इसके अंदर। आगे चलें। अगला आता है लोह आदि रसायन।